Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijendra. We will discuss about what is the spectroscopy, what is the electromagnetic radiation, characteristics of electromagnetic radiation in last class. Today we will discuss about absorption law and absorption spectroscopy and what is the emission spectroscopy. So let's go. We will discuss about first of all absorption spectroscopy, an analytical technique which concerned with the measurement of absorption of electromagnetic radiations. And in absorption spectroscopy, an electromagnetic radiation is absorbed by an atom or molecule which undergoes transition from a lower energy state to higher energy state or excited state. That means मॉलिक्यूल्स के द्वारा या एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्ब करने के बाद में वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड हो जाता है. एब्जॉर्प्शन अकर्स ओनली व्हेन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैचेज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स. सम स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज अल्ट्रावायलेट, visible and IR spectroscopy type of absorption spectroscopy. Then emission spectroscopy, उत्सर्जन spectroscopy, an analytical technique in which emission of a particle or radiation, किसके रूप में, पार्टिकल या रेडिएशंस के रूप में उत्सर्जन होता है, इज डिस्पर्स्ड अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी of the emission and the amount of dispersion is measured. Atom or molecules that are excited to high energy level can decay to lower level by emitting radiations. Absorption spectroscopy में क्या था, रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल अपने या एटम्स अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है. लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका जस्ट उल्टा होता है कि मॉलिक्यूल सम रेडिएशंस के रूप में एनर्जी को उत्सर्जित करता है और वापस से अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है. द सबस्टेंस फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी देन emits this energy as light. Emission can be induced by sources of energy such as flame or electromagnetic radiation. Some example of type of mass spectroscopy is emission spectroscopy. Then we will discuss about absorption law. These are two laws which govern the absorption of light by the molecules. First is the Lambert's law, second is the Beer's law. तो सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन. क्या कमी हो रही है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to the intensity of incident light. ठीक है, मान के चलो I is the intensity of the incident radiations and X with the thickness of the solution, then minus di upon dx is directly proportional to I. जहाँ पर ऋणात्मक जो नेगेटिव साइन है वो विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को दर्शाता है, साथ ही डी आई द आपतित विकिरणों की तीव्रता या इंसिडेंट रेडिएशंस एंड डी आई द सूक्ष्म मोटाई डी एक्स से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है.
यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, इसकी जगह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रखते हैं, देन माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के डॉट आई, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी आई इक्वल टू के डी सी। के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब K इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। लेट I जीरो विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एब्जॉर्प्शन मीडियम, मतलब जो आपतित विकिरण है वो एब्जॉर्प्शन मीडियम में घुसने से पहले उसकी आप जो इंटेंसिटी है वो I0 है। कब? जब जहाँ पर मोटाई क्या है, 0, और घुसते हैं जब सॉल्यूशन में, मतलब पासिंग थ्रू बाय थिकनेस, देन इंटेंसिटी इज बिकम I, देन थिकनेस ऑफ द मीडियम इज बिकम X। मतलब कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे I इक्वल टू I0 एट X इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू I एट X इक्वल टू 1। उस स्थिति में इंटीग्रेशन करते हैं इक्वेशन का, तब क्या आता है, I0 इंटीग्रेशन डी आई अपॉन I0 टू I इक्वल टू माइनस I x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x इंटीग्रेशन के डी एक्स। ये यहाँ पर I0 कब है, जब x इक्वल टू 0 है, और I कब है, जब x इक्वल टू x है। ये एक्चुअली x है, यहाँ पर x इक्वल टू x। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ln I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग हटा करके I इक्वल टू I0 इक्वल टू I अपॉन I0 इक्वल टू E माइनस के एक्स। इसका जो फॉर्म होगा I इक्वल टू I0 E माइनस के एक्स इज द लैम्बर्ट्स लॉ। जो इक्वेशन होगी आपकी I इक्वल टू I0 E minus kx is the form of the mathematical form of the Lambert's law, जहाँ पर I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता है और I ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की तीव्रता है। ठीक है, ये हो गया आपका लैम्बर्ट्स लॉ। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इज गिवन बाई I एब्जॉर्ब इक्वल टू I0 माइनस I इक्वल टू I0 1 माइनस E ऑब्लिक E माइनस के एक्स। देन इट विल कम, हम कह सकते हैं बियर्स लॉ। इन 1852 में लैम्बर्ट्स लॉ को बिलियनों पर लागू करके बियर ने एक नियम दिया, जिसे हम बियर नियम के द्वारा भी जानते हैं, जिसको हम लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ भी कहते हैं। बियर्स लॉ या लैम्बर्ट्स बियर लॉ एक ही होता है, मतलब बियर्स ने लैम्बर्ट्स के लॉ को किस पर लागू कर दिया, सॉल्यूशन पर। इस नियम के ये नियम कहता है कि यदि किसी एक वर्णी प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ, अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ, वहाँ क्या था, अवशोषक विलयन की तीव्रता मोटाई के साथ, ठीक है, तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, यहाँ पर भी विकिरणों की तीव्रता में कमी हो रही है, किसके साथ, आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसको हम कह सकते हैं
When a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of the incident light as well as concentration of the solution. Let I be the intensity of incident radiation, x be the thickness of the solution, c be the concentration of the solution. Then we will written about that minus di dx is directly proportional to IC. लेकिन लैम्बर्ट्स लॉ में क्या था, ये माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ये तो था लैम्बर्ट्स लॉ. लेकिन बियर्स लॉ में क्या है, कंसंट्रेशन और जुड़ गई, ये एक्स्ट्रा हो गया कंसंट्रेशन. ठीक है. देन प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के डैश आई सी. जहाँ पर के क्या है, के द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. बाकी को अभी आपको बताया ही था. यदि आई विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट द एक्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, देन हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 टू, यदि x इक्वल टू 0 है देन i इक्वल टू आई 0 होगा. इसी प्रकार से x इक्वल टू x है देन i इक्वल टू आई होगा. मतलब इन सीमाओं के मध्य में यदि हम समाकलन करें इस समीकरण का, देन दिस फॉर्म विल बी अकर. मतलब इंटीग्रेशन I0 to I and integration x0 x equal to 0 to x equal to x. ठीक है. then what will happen, ये होगा log I equal to I0 equal to minus k dash cx. देन इसको हम यदि दूसरे फॉर्म में लिखें तो 2.303 लॉग कब होता है, ये जब होता है, ये होता है जब बेस क्या होता है 10 की घात, 10 को हम आधार मानते हैं. 2.303 लॉग I0 माइनस के सी एक्स. इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग आई अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के डैश 2.303cx. It will log I upon I0 equal to minus k upon 2.303. ठीक है, डॉट सी एक्स. ये फॉर्म होगा जहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो होगी इक्वल टू एप्सिलॉन, जिसको हम कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट. और log I अपॉन I0 जो होगा वो होता है एब्जॉर्बेंस. ए इक्वल टू क्या हो गया, एब्जॉर्बेंस. ये ठीक है. और इसका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म आ जाएगा तुम्हारा ए एप्सिलॉन सी आई. ए क्या है, एब्जॉर्बेंस. एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट. सी क्या है, कंसंट्रेशन. आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. देन दिस इज द लॉ ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी आई. ये फॉर्म है किसका, बियर्स लॉ. वेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको हम इससे भी कह सकते हैं, वेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, इट्स एब्जॉर्प्शन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन एंड थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन लेयर आर चेंज्ड इन द इनवर्स रेशो. सम लिमिटेशंस ऑफ द बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ. दिस लॉ इज नॉट अवॉइड, मतलब इसकी कुछ सीमाएं होती है कि जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम एज कीटो इनोल टोटोमर्स, तब ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ काम नहीं करेगा. व्हेन ए फ्लोरोसेंट कंपोनेंट आर प्रेजेंट, जब कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो
फ्लोरोसेंट देता हो तब भी बियर-लैम्बर्ट्स काम नहीं करेगा। इसके अलावा व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य में कोई रिएक्शन होकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो उस स्थिति में भी बियर-लैम्बर्ट्स लॉ काम नहीं करेगा। कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हो। और आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारे डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू।